मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुवेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल कानून की वानगी में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को हिंदी में डिकोड करता हूं और आप लोगों को उससे बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि आप लोगों को यदि कभी भी रेफरेंस देना हो किसी केस का लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो उसे आप आसानी के साथ और अच्छे से दे सकें। आज मैंने इस फॉर्मेट में थोड़ा चेंज लाया है। आज मेरे साथ हैं हमारे मित्र और हमारे सहयोगी हाई कोर्ट में एडवोकेट सुनील जायसवाल जी। सुनील जायसवाल जी हमारे साथ ही हैं, जयपुरियार लॉ एसोसिएट के वो एसोसिएट हैं, सीनियर एसोसिएट हैं रैदरिया, और झारखंड हाई कोर्ट में यह प्रैक्टिस करते हैं सिविल का। तो सुनील जायसवाल जी का आज कुछ प्रश्न है सिविल के केस को लेकर। मैं उसकी क्वेरी, आप लोगों को जो उनकी क्वेरी है उसका मैं कोशिश करूंगा कि उसका समाधान कर पाऊं, और साथ ही साथ मेरी कोशिश यह भी रहेगी कि जो प्रोविजंस है लॉ में उसके माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से आपकी क्वेरी का समाधान हो सके। ओवर टू सुनील जायसवाल जी। मैं सुनील कुमार जायसवाल सुवेंदु जी के साथ ही काम करता हूं। मैं सिविल के मामले देखता हूं झारखंड उच्च न्यायालय में, और बहुत सारे क्लाइंट आते हैं तो उनका एक क्वेरी होता है जन्म तिथि को लेकर के, चाहे वो सर्विस मैटर हो, चाहे अनुकंपा पे नौकरी मिलने का वाली बात हो, या कहीं संपत्ति के बंटवारे का मामला हो। तो वहां पे जन्म तिथि एक बहुत महत्वपूर्ण मामला बन जाता है, और उसमें जो पहले से चला आ रहा है वो तो जानकारी सभी लोगों को है ही, मुझे भी है, लेकिन उसमें कुछ नए नए सुप्रीम कोर्ट से नए नए नजीरत पेश किए गए हैं। तो उनके बारे में जानकारी के लिए सुवेंदु जी से हम आग्रह करेंगे कि जन्म तिथि के बारे में जो भी सुप्रीम कोर्ट या आपकी जानकारी में जो नए नए चीजें आई हैं, उन लोगों उसको हमको और आप अपने दर्शकों को संतुष्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद सुनील जी। मित्रों, सुनील जायसवाल जी ने जो प्रश्न पूछा है वह उम्र को लेकर है। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी जन्म तिथि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में कुछ और है और क्लास 7 के सर्टिफिकेट में कुछ और है, और आप जो हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से हुआ उसमें कुछ और है। तब ऐसी स्थिति में किस जन्म तिथि को मान्यता दी जाएगी? ऐसे मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 35 ऑफ द एविडेंस एक्ट जो है वह जन्म तिथि की बात करता है, और यह कहता है, उसमें यह बहुत ही स्पष्ट तौर पर यह कहता है कि यदि कोई इम्पेकेबल एविडेंस हो जैसे कि सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट को ही मान्यता दी जाएगी यदि वह सर्टिफिकेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हो। तो जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, हॉस्पिटल का यदि कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कोई बर्थ सर्टिफिकेट है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तो दूसरा एराइज कर गया कि यदि अलग अलग डेट ऑफ बर्थ सभी में मेंशन है, तब ऐसी स्थिति में किसको मान्यता दी जाएगी? और आपको पता है कि मैट्रिक में जाकर बहुत सारे लोग उम्र को मैनिपुलेट करते हैं अपने सर्विस लेंथ को बढ़ाने के लिए, या फिर कहीं पर इनहेरिटेंस को लेकर भी इन सारी चीजों को लेकर होता है। अब दूसरे प्रोविजन पर मैं आता हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट के ही। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 सब सेक्शन 5 और सब सेक्शन 6 में यह कहा गया है कि यदि डॉक्यूमेंट को लेकर कोई विवाद है, तब ऐसी स्थिति में उसके पेरेंट्स जो हैं वह बेहतर एविडेंस दे सकते हैं, बेहतर अपना टेस्टिमोनी दे सकते हैं। उनके कहने पर उम्र का निर्धारण किया जा सकता है। यदि पेरेंट्स नहीं हो तो ब्लड रिलेशन में कोई हो, ब्लड रिलेशन के अलावा आसपास के जो लोग हों जो उस समय जीवित हों जिस समय की बच्चे का जन्म हुआ हो, तो वह यदि अपनी टेस्टिमनी देते हैं तब उससे भी वैलिड माना जाता है यदि विवाद होता है तब ऐसी स्थिति में। जैसा कि सुनील जी ने बतलाया कि बहुत सारे केसेस हैं जहां पर नौकरी को लेकर कॉम्पेशनियर ग्राउंड को लेकर नौकरी चाहिए होती है, तो वहां पर उम्र की बात आती है। बहुत सारे जगह पर इनहेरिटेंस को लेकर बात आती है, तो वहां पर भी उम्र को लेकर बातें आती है। यहाँ पर मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट कोट करने वाला हूं जो कि इनहेरिटेंस के सवाल पर है। यह है मदन मोहन सिंह वर्सेस रजनीकांत सिंह का केस है। मदन मोहन सिंह वर्सेस रजनीकांत सिंह एंड अदर्स का केस है। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसाइड किया है
सिविल अपील नंबर 6466 के द्वारा है, ठीक है ना, 2010 में यह डिसाइड हुआ है। तो यह केस क्या है, पहले इसको मैं आपको समझाता हूं। यहां पर रजनीकांत जो रिस्पोंडेंट हैं, जो मदन मोहन सिंह जो हैं अपेलेंट हैं, और जो रजनीकांत सिंह हैं वह रिस्पोंडेंट हैं। दोनों का यह क्लेम है कि वह आपस में सौतेले भाई हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी की बात थी, होल्डिंग में जो नाम था वह मदन मोहन सिंह का था, ठीक है ना, मदन मोहन सिंह का था। मदन मोहन सिंह चंद्रदेव सिंह के पुत्र, ठीक है ना, मदन मोहन सिंह चंद्रदेव सिंह के पुत्र थे और पुत्र हैं, और रजनीकांत यह क्लेम करते हैं कि वह भी उनके पुत्र हैं। अब कैसे यह बातें आई, उसके पहले मैं आपको आता हूं जो क्लेम उन्होंने किया है और कौन कौन से ऑर्डर्स आए हैं लोअर कोर्ट से, और जो कंसोलिडेशन कोर्ट जो होता है, कंसोलिडेशन ट्रिब्यूनल जो होता है, वहां से जो आए हैं उसकी मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूं कि यह रजनीकांत ने यह क्लेम किया कि वह चंद्रदेव सिंह जो कि एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके वह पुत्र हैं। उसके अगेंस्ट में उन्होंने अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया, और यूनानी डॉक्टर वह थे तो वह सर्टिफिकेट दिया जहां पर उनका डेट ऑफ बर्थ 1940 लिखा हुआ था, और उसमें पिता का नाम चंद्रदेव सिंह था। अब इन्होंने इसके आधार पर जो कंसोलिडेशन जो होता है जमीन का, जो चकबंदी वगैरह का होता है, उसका एक कोर्ट है, उस कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, और कंसोलिडेशन ऑफिसर जो थे उन्होंने अपना एक फैसला सुना दिया और यह कहा कि यह इनके पुत्र हैं, चंद्रदेव सिंह के पुत्र हैं सर्टिफिकेट के आधार पर, और इनका नाम भी इनहेरिटेंस लिस्ट में जाना चाहिए, मतलब संपत्ति के बंटवारे में उनका भी हिस्सा होना चाहिए। मदन मोहन सिंह ने सेटलमेंट ऑफिसर के पास अपील की, सेटलमेंट ऑफिसर ने डिसमिस कर दिया, यह कहते हुए कि इनका जो सर्टिफिकेट है वह वैलिड है और उसने पिता का नाम भी इसमें दिया हुआ है, इसीलिए इसको वह वैलिड मानते हैं, और जो कंसोलिडेशन ऑफिसर ने जो जजमेंट दिया है, जो ऑर्डर दिया है, वह बिल्कुल सही है। इसके खिलाफ में मदन मोहन सिंह जो थे वह हाई कोर्ट चले गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कॉन्करेंट फाइंडिंग दे दी, कॉन्करेंट ऑर्डर निकाल दिया, वो दोनों का जो कॉन्करेंट ऑर्डर था उसी को उसने अफर्म कर दिया, और जो मदन मोहन सिंह की अपील थी उसको उसने रिजेक्ट कर दिया, मतलब कि रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। अब मदन मोहन सिंह चले गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अपील फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को बहुत ही डिटेल में, इन डिटेल डिस्कस किया। उसमें उसकी मदर का डेट ऑफ बर्थ को देखा गया, उसमें इसके डेट ऑफ बर्थ को देखा गया, और साथ ही साथ मदन मोहन सिंह के क्लेम को देखा गया। तो इसमें पाया गया कि मदन मोहन सिंह जो हैं वह चंद्रदेव सिंह के पुत्र हैं, उनकी मैरिड वाइफ से, उनकी मैरिड वाइफ सोनवर्षा देवी थी, उनके वह पुत्र हैं। लेकिन दूसरी ओर जो शकुंतला देवी, जिसके के पुत्र रजनीकांत और 5 और लोग थे, वह कॉन्क्यूबाइन थी, मतलब वह लीगली मैरिड नहीं थी, वह लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। और 1945 में डेथ हुआ सोनवर्षा का, और उस समय वह चंद्रदेव सिंह जो कि फ्रीडम फाइटर थे, वह जेल में थे 1945 से लेकर 1947 तक। जब जेल से वह बाहर आए तो 1960 में उन्होंने रहना शुरू किया शकुंतला देवी के साथ दूसरे गांव में जाकर, और सारे जो वोटर लिस्ट को देखा गया, उस वोटर लिस्ट में पाया गया कि शकुंतला देवी ने जो उम्र दिखलाया है और उसके बेटे ने जो उम्र दिखलाया है, वह उसके अनुसार शकुंतला देवी की उम्र जो है वह 41 वर्ष है जिस समय इसका जन्म हुआ है, और बच्चे की उम्र जो है वह 40 साल है। ठीक है, यहाँ पर सोचिए जरा सा कि वेज में किस ढंग से डिस्क्रिपेंसी दिखाई गई है। और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट यह भी मिला जिसमें कि वोटर लिस्ट से यह पता चला कि जो शकुंतला देवी की बड़ी बेटी है वह इस वोटर लिस्ट के अनुसार और उसके बेटी के डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसका जन्म शकुंतला देवी के जन्म से भी पहले हो गया था। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यह जो डॉक्यूमेंट दिया गया है वो डॉक्यूमेंट में पूरी तरह से हेरा फेरी की गई है। मैं एक और भी बतला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार अपने जजमेंट में कहा है कि यदि लिव इन रिलेशनशिप में कोई लंबे समय से रह रहा है तो उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको लीगल राइट है, प्रॉपर्टी पर उसको लीगल राइट है, लेकिन यह देखना आवश्यक है कि वह बच्चा क्या उसी पिता से पैदा हुआ है। लेकिन यहां तो 1960 से लिव इन रिलेशनशिप में थे
और 1960 के पहले का ही यहाँ पर जन्म दिखलाया जा रहा है, 1940 का डेट ऑफ बर्थ दिखलाया जा रहा है, तब ऐसी स्थिति में यह माना जा सकता है कि वह बच्चा जो है वह साथ में रहने के पहले से बच्चा पैदा हो चुका था। अब इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइंडिंग दी और बहुत ही आश्चर्य व्यक्त किया कि तीन न्यायालय ने, कंसोलिडेशन ऑफिसर ने और साथ ही साथ सेटलमेंट ऑफिसर ने और सबसे अधिक आश्चर्य की बात कि हाई कोर्ट ने इन सारे चीजों को बहुत ही माइन्यूटली देखने का प्रयास नहीं किया और जिसके चलते इतनी बड़ी गलती यह हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद एक और प्रोविजन दिया है इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि और लोगों से जो गवाही ली गई उसमें उन लोगों ने यह स्वीकार किया, ठीक है ना, यह लोगों ने यह स्वीकार किया कि मदन मोहन सिंह ही इनके पुत्र हैं और इन लोगों को चूंकि शकुंतला देवी के साथ 1960 के बाद वह रहना शुरू किया और दूसरे गांव में रहते थे, तो उनके बच्चों के बारे में उन्हें पता नहीं है। तो चंद्रदेव सिंह के जो रिश्तेदार थे, जो उनके गांव के लोग थे, उन लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया, मदन मोहन सिंह को इनहेरिटेंस मिलने की बात उन्होंने कही और मदन मोहन सिंह का नाम चूंकि पहले से ही था, तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो नीचे की कोर्ट की फाइंडिंग थी उसको पूरी तरह से डिसमिस कर दिया और मदन मोहन प्रसाद की अपील को उसने अफर्म कर दिया। तो मित्रों, मैं पुनः एक बार आपको दोहराना चाहता हूं कि यदि उम्र संबंधी कोई विवाद हो तो सेक्शन 35 ऑफ द एविडेंस एक्ट बहुत ही सटीक है, जिसमें कि वह पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात कही जाती है, सरकारी डॉक्यूमेंट की बात कही जाती है, उसके आधार पर उम्र का निर्धारण होता है। और यदि उसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो माता पिता जो हैं वह जो सर्टिफिकेट देते हैं उसके आधार पर निर्धारण हो सकता है, या फिर हॉस्पिटल जो सर्टिफिकेट दिया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो सर्टिफिकेट दिया है उसके आधार पर उम्र का निर्धारण हो सकता है। इसके अलावा माता पिता यदि जीवित नहीं हो तब ऐसी स्थिति में जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके टेस्टिमनी के आधार पर भी उम्र का निर्धारण किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि सुनील जी का जो क्वेरी है उससे वह संतुष्ट होंगे और आप सभी भी संतुष्ट होंगे। और यदि आप लोगों को यह पसंद आया है यह फॉर्मेट, और दूसरी चीज़ है कि यह जो मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की मैटर पसंद आया है तो उसे आप लोग लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।